हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो काम किया था, वी सेड के जस्ट लाइक वी डिड फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम, वी कैन फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन फॉर अ डैम्प्ड सिस्टम, और जो सॉल्यूशन होगा दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल डैम्प्ड सिस्टम्स। सही, तो जब भी आपको कोई डैम्प्ड सिस्टम मिलेगा, यू विल हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। आपको इनिशियल कंडीशंस पता करनी होंगी, एंड वंस यू नो दैट, we can plug those initial conditions in the solution and we can find out the actual response of the system. So we don't have to rederive the solution every single time. हमारे पास डैम्प सिस्टम की जो इक्वेशन आ रही थी, दिस इज द इक्वेशन फॉर अ डैम्प सिस्टम। ठीक है, द एडिशनल थिंग दैट इज कमिंग अप इज सी एक्स डॉट। दिस इज द न्यू थिंग दैट इज कमिंग अप इन दिस इक्वेशन। अगर हमारे पास एंगुलर है तो हम एंगुलर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स हियर विल रिप्रेजेंट एन एंगल। ठीक है, the solution of the above equation can be found in the form of the exponential. ये भी हमने बात की हुई है। This is the same exponential that we have used for an undamped system as well. और निकालने का तरीका क्या होता है? We calculate our derivatives and then we plug x dot and x double dot in our equation of motion. उधर से हमारे पास एक कंडीशन निकल के आती है which has to be satisfied for the equation to be true. तो either c is 0 or ms square plus cs plus k equals to 0. C cannot be generally 0, so we get whatever is in the parenthesis equal to 0, and this is called the characteristic equation. ठीक, इसके रूट्स निकालने के लिए सिंपली नीड टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आ रहे हैं, प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक है, हमने अनडैम्प्ड में भी ये काम किया था। हमने कहा था कि हमारे पास अगर दो रूट्स आ रहे होंगे तो जनरल सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। हम उनको सम करा देंगे। तो वी हैव टू सॉल्यूशंस एंड वी हैव एडेड देम टुगेदर। एक सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन एक्स का यही है, c e raised to power s। तो हमारा पहला सॉल्यूशन बन गया c1 e raised to power s1t, दूसरा बन गया c2 e raised to power s2t, और वी हैव एडेड देम टुगेदर एंड वी गेट अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर सिस्टम। दिस इज इन टर्म्स ऑफ m, b and k। ठीक है, या एम सी एन के। इसके जो रूट्स निकल के आ रहे, द रूट्स कैन बिकम, दे कैन गिव यू 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन जो है, एक रूट्स हमारे निकल के आएंगे जब आपके पास जो स्क्वायर रूट वाली चीज है दिस इज नेगेटिव। ये नेगेटिव होगी तो आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रूट की फॉर्म में निकल के आएगा। अगर ये 0 हो जाती है देन वी गेट प्लस माइनस 0, विच मीन्स आपके पास जो दो रूट्स आ रहे हैं दैट दे आर जस्ट माइनस c अपॉन 2m। तो आपके पास दोनों रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। और तीसरी कंडीशन ये आती है कि व्हाटएवर इज इनसाइड हियर इज पॉजिटिव, देन यू गेट टू रूट्स व्हिच आर रियल, बिकॉज आपके पास अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज आ रही है, तो यू डू नॉट गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर आउट ऑफ दिस। आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं बिकॉज प्लस माइनस के बाद यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, तो यू गेट टू रूट्स, बोथ आर रियल एंड उनमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ठीक है, the part with the solution type जिसमें ये root 0 हो जाता है, इसको हम critical damping कहते हैं, because as we saw in an undamped system, when we get an imaginary root like this, we had an undamped response. जो pure imaginary solution था, तो we get an undamped response. तो this imaginary part is actually what is vibrating our system. तो अगर imaginary part system के अंदर से खत्म हो जाएगा, तो the system will no longer vibrate. ठीक, तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी लुक आउट फॉर। हमारे पास डैम्पिंग के लिए भी देयर विल बी वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसका रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। तो व्हेन वी गेट इमेजिनरी पार्ट वी विल हैव अ वाइब्रेटिंग सिस्टम, और उसको हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। वी विल लुक एट दोस इन डिटेल टुडे एज वेल। ठीक है, बट क्रिटिकल डैम्पिंग इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डैम्पिंग जिस पे सिस्टम वाइब्रेट करना खत्म कर देता है, तो नो मोर ऑसिलेशंस इन द सिस्टम। ठीक हो गया, तो उसको निकालने के लिए वी कैन जस्ट सेट दिस रेडिकल इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास c स्क्वायर माइनस 4m k इक्वल्स टू 0 आ गया, या फिर आप अगर के m से डिवाइड करा दें इसको, अंदर m को अंदर ले जाइए, तो यू हैव c अपॉन 2m स्क्वायर माइनस k अपॉन m इक्वल्स टू 0। एंड हम ये कह रहे हैं कि द डैम्पिंग इन दिस पर्टिकुलर केस इज क्रिटिकल डैम्पिंग, तो वी कैन जस्ट रिप्लेस c इक्विवेलेंट विद cc, बिकॉज हम एक क्रिटिकल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट एन एक्चुअल वैल्यू इन द सिस्टम। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सिस्टम के अंदर ये वैल्यू होनी जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि अगर डैम्पिंग की वैल्यू इस cc के बराबर होगी देन डैम्पिंग क्रिटिकल होगी। तो वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट व्हाट द डैम्पिंग नीड्स टू बी इन ऑर्डर फॉर द सिस्टम टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड।
तो हमने वो कंडीशन निकाल ली, वो कंडीशन कम्स आउट टू बी दैट डैम्पिंग इज इक्वल टू 2m ओमेगा n। सही है, तो दिस इज नोन एज द क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। एज सून एज योर एक्चुअल डैम्पिंग इन द सिस्टम, यानी आपके सिस्टम का सी इक्विवेलेंट बिकम्स इक्वल टू दिस, योर सिस्टम बिकम क्रिटिकली डैम्प्ड। इससे ज्यादा होगा तो सिस्टम बिकम्स ओवर डैम्प्ड। इन बोथ कंडीशंस यू नो लॉन्गर वाइब्रेट, योर सिस्टम नो लॉन्गर वाइब्रेट्स। ठीक है, अब हमने एक और फैक्टर पहले से डिसाइड किया हुआ, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द टॉपिक व्हेन वी वर डिस्कसिंग इक्वेशंस एज वेल। डैम्पिंग रेशियो ये होता है कि आपके सिस्टम की एक्चुअल डैम्पिंग divided by the critical damping of the system. Now in this case the actual damping in the system, जो आपके सिस्टम की actual damping है, this one, this is actually what you control। ठीक है, ये damping आप change कर सकते हैं। This C is actually dependent on M and omega n, यानी M और K पे depend करता है। If you look in this particular case, M और K पे depend करता है, ये damping पे depend नहीं करता। C critical, C critical is a function of M and K। सही हो गया, तो you have a ratio between between your actual damping and some function of M and K। ठीक है, and this is defined as damping ratio, and this determines कि आपके सिस्टम में कि damping जो है वो आपके सिस्टम की जो वाइब्रेशंस होंगी कि नहीं होंगी, और अगर वाइब्रेशन नहीं होंगी तो whether the system is critically damped or over damped, and we'll look at that today। ऑल्टरनेट फॉर्म की भी हमने बात की थी। वी सेड कि अगर हम लोग अपने सिस्टम की इक्वेशन को चेंज कर दें, वी हैव लुक्ड एट दिस एग्जैक्ट स्लाइड बिफोर, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच टाइम हियर। हमने कहा था कि हम इस इक्वेशन को, बिकॉज देयर आर 3 पैरामीटर्स इन दिस, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 2 पैरामीटर्स। वी कैन डिवाइड बाय m, जो हाईएस्ट आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव होता है उसके कोएफिशिएंट को 1 कर देते हैं, एंड whatever you get, this is basically आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी which we will choose। Now in this case हमारे पास जो भी फॉर्म निकल के आ रही है, दैट इज x डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा n x डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर x, और हमने ये कहा था कि हमारे पास k अपॉन m इज डायरेक्टली ओमेगा n स्क्वायर, वी नो दैट। ठीक है, ये तो हमें, और ये वाली पूरी डेरिवेशन हमने इक्वेशन वाले टाइम पे करके देखी थी। हमने कहा था कि हमारे पास c अपॉन m आ रहा है, हम c से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो व्हाट वी कैन डू इज हमने सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, और हमने उसके बाद सी को एक जगह पे वी हैव ओपन इट अप। ठीक है, हमने वी हैव कन्वर्टेड सी इनटू इट्स फार्मूला, जो भी फार्मूला होता है, और 2m ओमेगा n, ये वाले सी को वी हैव कन्वर्टेड टू 2m ओमेगा n, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट दिस फॉर्म। m से m कैंसिल हो गया, सो वी गेट 2 ओमेगा n एंड दिस रेशियो इज जीटा। सही हो गया, तो 2 जीटा ओमेगा n becomes c upon m, तो it is appearing here, और k upon m becomes omega n square, it is appearing इसकी जगह x के साथ आ रहा है। This is our standard form of the equation, and this is what is used in different types of systems, not just mechanical system, electrical systems में ये use होती है, because this does not depend on mechanical quantities like masses, springs and dampers। ठीक है, same equation can be applied to an RLC circuit as well। ठीक है, अब हमारे केस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज इफ आई डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, मैं x डबल डॉट x डॉट और x को अगर इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन करूं, तो वी आर गोइंग टू हैव द एग्जैक्ट सेम थिंग। मेरे पास x डबल डॉट के साथ में s स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक s आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्लग इन व्हाट, वी आर ट्राइंग टू प्लग इन दिस क्वांटिटी। लेट मी जस्ट राइट इट सो दैट दिस बिकम्स क्लियर, ये रैंडम सी चीज ना रह जाए। हमारे पास सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू c e raised to power st, x dot becomes c s e raised to power st, x double dot becomes c s square e raised to power st। we plug all of this in, when we plug all of this in, हमारे पास क्या solution आता है, we get c s square e raised to power st plus 2 zeta omega n cs e raised to power st plus omega n square c e raised to power st, and now c e raised to power st is our x, so we can even write it like this। पहले हमने उसको c e raised to power st में रखा था, but we can write it like this, s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square times x of t equals to 0। Now x of t cannot be generally 0, so what we have is everything else in the parenthesis needs to be 0।
तो दिस बिकम्स आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब इसके रूट्स निकाल लें. इट्स गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम थिंग. योर इन दिस केस a is equals to 1 and b is equals to 2 zeta omega n and c is equals to omega n square. ठीक है, ABC है. तो आपके रूट्स निकल के आ जाएंगे. अब हमें पता है कि हमारे पास s is equals to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा. 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज a is just 1. ठीक है, so we get something like this. ठीक हो गया. 2 zeta omega n यहाँ पे था b में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया and you end up with something like this. सही, ये ट्राई कर लीजिएगा. दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल हम लोग जो काम करते हैं बारे में बहुत अरसे से वही चीज है. नाउ देयर आर टू रूट्स इन दिस सिस्टम ऑफ कोर्स, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ. तो जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रूट्स. हमारे पास जनरल सॉल्यूशन वाज x of t equals to e raised to power c into e raised to power st, and this gives me c1 e raised to power s1t plus c2 e raised to power s2t. ठीक है, एक प्लस के साथ आ गया, एक माइनस के साथ आ गया. अब we can then play around with this thing just like we did for undamped system. but हमारे पास अभी conditions कुछ निकल के आ रही हैं. वो conditions ये हैं कि zeta की वैल्यू क्या है, because there is an under root here in terms of zeta. ठीक है, तो नाउ वी कैन डिफाइन. पहले हमने अपने क्रिटिकल डैम्पिंग कैसे डिफाइन की थी. वी सेट कि हमें क्रिटिकल डैम्पिंग डिफाइन करने के लिए लेट्स जस्ट गो बैक एंड क्विकली सी दिस थिंग. हमने कहा था ये पूरा रेडिकल जीरो हो तो क्रिटिकल होगा डैम्प सिस्टम. अब उसमें सी भी आ रहा था, एम भी आ रहा था, के भी आ रहा था. ठीक है, अब व्हेन वी कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, ठीक है, तो हमारे पास अब सिर्फ रेडिकल के अंदर इट्स सिंपली जीटा स्क्वायर माइनस 1. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर जीटा 1 से छोटा है तो आपके पास अंडर रूट के अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी. अगर जीटा इक्वल्स टू 1 है देन इट बिकम्स 0 एंड इफ जीटा इज मोर देन 1 देन इट बिकम्स पॉजिटिव. तो तीनों केसेस हमने यहाँ पे लिख दिए. जीटा लेस देन 1 इज आवर अंडरडैम्प्ड केस, व्हिच मींस दिस केस इज द वन दैट वाइब्रेट्स. so there will be oscillations in this case. This is the minimum damping for no vibrations. ठीक है, and of course this is just more than zeta, so this will take longer time than this will take just longer time to return back to its initial to its equilibrium position. ठीक है, सही हो गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हमारे पास अगर पहला केस हम कंसिडर करें which is basically the case of underdamped system. इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, we are saying कि our zeta is going to be less than 1, which becomes our radical becomes smaller than 1 because zeta is less than 1. So zeta square minus 1 becomes less than 1. ठीक है, इस केस में what we can simply do is we can convert this solution into this form. So we can say our S1 and 2 is equals to minus zeta omega n plus minus omega n under root minus 1 under root 1 minus zeta square. तो मैंने minus 1 कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट में से and I have written that there this becomes my imaginary number I. ठीक है, तो I have a solution like this. ये मेरा ये वाला solution निकल के आ गया जो मैंने ऊपर लिखा है ना. तो this is this thing here. ठीक, अब इसके में हमारे पास रियल पार्ट भी आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है. ठीक, अब दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दोनों की सिग्निफिकेंस अलग अलग है. दोनों से हम अलग अलग चीजें चेक करते हैं. तो इफ वी जस्ट लुक एट दिस सिस्टम, तो हमारे पास जो सॉरी दिस थिंग शुड बी है, तो ये थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ कर रहा है. दिस इज एक्चुअली ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन और वो हिल गया थोड़ा सा. ओके, एनीवेज, तो दिस इज ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन माइनस 1 माइनस जीटा स्क्वायर. जो हमारा रियल पार्ट है, this controls stability of a system. ठीक है, this we are not going to cover stability in this course. This is a topic which you will cover in the course on controls next semester. ठीक है, we just want to ensure कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव हो. नेगेटिव रियल पार्ट मींस कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा. अगर आपके पास पॉजिटिव रियल पार्ट है which means your system is unstable, so you need some type of controller in your system
टू इंश्योर कि आपका जो रियल पार्ट है वो मूव करके नेगेटिव साइड पे आ जाए. एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोलर लगा के भी हमारा पर्पस ये होता है कि हम रियल पार्ट को नेगेटिव बनाए. ठीक है, एक तो ये चीज हो गई. तो दिस इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. एंड द इमेजिनरी पार्ट इज एक्चुअली इफ यू रिमेंबर हमारे पास जो अनडैम्प्ड सिस्टम था उसमें हमारे पास एस की ये वैल्यू आ रही थी. तो यू हैड प्लस माइनस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा एन आई. ठीक है, दिस वाज द वैल्यू एक्चुअली. और दिस पर्टिकुलर वैल्यू मेंट कि हमारे पास जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की, दैट वाज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. द सिस्टम वाज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन. अब हमारे पास that thing has changed to omega n into 1 minus zeta square. This quantity is known as the damped frequency or the frequency of damped vibration. As soon as you introduce damping in your system starts to oscillate at a different frequency. Okay, this is something which is observed in real system as well. जो भी real system होगा, because there will always be damping in the system, तो जो natural frequency आप observe कर, जो frequency आप observe करेंगे, that will not exactly be equals to 1 root k upon m, और but it can be fairly close. तो जैसे जैसे आपका zeta change हो रहा है, तो let's say our zeta is very small, and you can expect zeta for a system without any actual dashpot. अगर system की बात करें, तो the damping ratio will be fairly small. तो your actual जो आपके पास ओमेगा डी निकल के आएगा, this will be very close to omega n. यहाँ पे मैं omega d upon omega n प्लॉट कर रहा हूँ. तो this means as this approaches 1, my omega d approaches omega n. सही है ना? तो for small amounts of damping, omega d and omega n are fairly close. So even with 0.2, you are very very close to each other. They are very very close to each other. But as it starts to move away, जैसे जैसे आपका zeta बढ़ रहा है, आपका जो ओमेगा डी और ओमेगा एन का डिफरेंस बढ़ रहा है, एंड एज आई अप्रोच 1, this becomes equal to 0, this ratio. Why does this ratio becomes equal to 0? Omega d upon omega n. Think about this. Because at zeta equals to 1, omega d is equals to 0. System no longer vibrates. Okay, system no longer vibrates. And a system which is not vibrating, of course, it will not have any frequency. तो इसके बाद ये फॉर्मूला जो है आपका, ये रेशियो जो है, दिस इज नॉट डिफाइंड आफ्टर zeta equals to 1. यानी ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए चीज डिफाइन नहीं है. दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर द केस ऑफ अंडरडैम्प्ड सिस्टम, बिकॉज अंडरडैम्प्ड सिस्टम्स आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग. तो उसमें ओमेगा डी की क्वांटिटी होती है, तो वी कैन रिलेट ओमेगा डी टू ओमेगा एन. ठीक हो गया? तो जस्ट keep this in mind कि this figure is applicable to underdamped system. जो हम यहाँ पे फिगर दिखा रहे हैं, this is only applicable to underdamped system because यहाँ पे हमने एक assumption की हुई है, which assumption is कि हमने ये zeta को less than 1 assume करके फिर ये quantity निकाली है, omega n under root 1 minus zeta square. ठीक है? तो just remember this. Okay, so अभी हमारे पास क्या चीज हुई है? We have our roots S1 and S2. अगर हमें S1 S2 पता है तो we can write our solution now, right? जिस तरीके से हमने पहले C, M और K की फॉर्म में अपने सॉल्यूशंस लिखे थे, we can write the same thing here. Again, just consider कि हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है. The solution is this. तो हमने उसमें सिर्फ S1 और S2 की वैल्यूज डाल दी और कुछ भी नहीं किया. And if you see हमारे पास एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो I can if I have something like this, I can write this like e raised to power a multiplied by e raised to power b. तो मैं e raised to power minus zeta omega n को अलग कर सकता हूँ दोनों टर्म्स में से, and I can take it common outside. That I've done here. So if I do this, you'll start to see something. कि हमने e raised to power minus zeta omega nt को कॉमन ले लिया बाहर. Make sure ये देखिए t भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, so that t is also appearing here. If I take this common outside, this term is actually similar to an underdamped system. Sorry, undamped system. हमारे undamped system में भी exactly यही term आई थी, but instead of omega d we had omega n there. ठीक है, हमारे पास दो solutions निकल के आए थे, plus minus omega n I, और अब हमारे पास omega d I निकल के आ रहे हैं. That's it, और कुछ फर्क नहीं. ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट हमने उधर की थी, सेम ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल. हमने उधर क्या काम किया था? हमने बोला था कि हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन ओपन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयलर्स आइडेंटिटी.
So we can do that. I'm not going to show all of that because it's exactly same exercise. So we're just going to write the results here, and the actual derivations are exactly the same as undamped system. So we can apply our Euler's identity. I'm just going to write the Euler's identity here. This is I omega dt. This is equals to cos omega dt. So that's plus minus. Then this becomes plus minus I sine omega dt. So we can plug this identity here, and what we end up with, we can find out some combinations of C1 which multiplies with cos, and some combination of C1 and C2 which multiplies with sine, and we can call those A1 and A2. ठीक है? सो हमने ये सोल्यूशन, ये डेरिवेशन भी डिड दिस इन एन अटेम्प्ट, ये वाली डेरिवेशन में की हुई है. इसके बाद हमने एक और काम किया था. वी सेड के this particular thing has two solutions, मतलब two terms आ रही हैं, एक cos एक sin, तो we can convert this into a single sin term and or a single cos term. दोनों solutions possible हैं. और हमने इसमें से एक डेरिवेशन जो थी sin में कन्वर्ट करने वाली, वो पूरी डेरिवेशन की थी, which was step by step, काफी लंबी सी डेरिवेशन थी. We tried that and we also discuss the starting point for cos conversion as well. Cos में convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We talked about that as well. So you can go back and see that, so ताकि आपको वाली चीज recall हो जाए. The same type of solution is applying here. तो हमारे पास दो solutions निकल के आ रहे हैं. I want you to please try this. Just make sure that you try this, so that आपकी पीछे वाली चीज भी जो है ना वो रिवाइज हो जाएगी. ये कन्वर्जन है, वो ट्राई कर लें. राइट. तो हमारे पास दो बेसिकली सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं इससे. एक साइन के टर्म्स में हो सकता है, कॉस के टर्म्स में हो सकता है. दिस इज हम इफ यू रिमेंबर हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए द सॉल्यूशन कमिंग आउट टू बी, हमने उसको एक ही टर्म्स में लिखा था, बट वी कैन राइट दैट इन टर्म्स ऑफ x as well. तो we say set के a sin omega n t plus phi. This is what we said there. तो let's just say कि हम x ही लिख देते हैं. This is my amplitude x. अब हमारे पास x के साथ में एक एक्सपोनेंशियल डीके की टर्म आ रही है, which this is माइनस के साथ आ रही है, which means this is going to with time this quantity is going to reduce. And we expect this. हम essentially यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा जो amplitude है, this is going to die out with time because there is damping in the system. और जितनी ज्यादा damping होगी, ये dying out, जो amplitude die out हो रहा है, ये उतना fast होगा. ठीक है. अभी ये वाली चीज आगे भी आ रही है. We will discuss this. हम actual simulate करके देखेंगे differences zeta के लिए, and we'll see कि how the system is going to behave. ठीक है. We'll look at all of this. Just remember right now कि आपके पास डिफरेंट जो अनडैम्प्ड सिस्टम से आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल टर्म नाउ इन दिस इज अ डीके टर्म बिकॉज माइनस के साथ आ रहा है. ठीक है. बाकी साइन और कॉस की टर्म बिल्कुल सिमिलर है जो कि अनडैम्प्ड सिस्टम की. सो वी जस्ट हैव रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड इन दिस केस. ये फॉर्मूले बिल्कुल सेम है. दिस फॉर्मूला आर एग्जैक्टली द सेम एज एन अनडैम्प्ड सिस्टम बिकॉज हमारे पास ये जो टर्म आ रही है अंदर ब्रेसेस के, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज अनडैम्प्ड सिस्टम. बिल्कुल सेम टर्म आ रही है. तो आपके पास जो x और phi या phi नॉट के सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, दे आर आल्सो द सेम. ठीक है. सो हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड आवर अननोन कांस्टेंट्स? हमने अनडैम्प्ड सिस्टम में भी यही काम किया था कि अब हमारे पास सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई है, वरना हमारे पास अननोन्स वही है कि a1 और a2 दो अननोन है, वी हैव टू फाइंड देम. और अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए इफ यू रिमेंबर वी सेड कि हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट आवर अननोन्स, राइट? तो वी कैन डू दैट हियर एज वेल. तो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या है? वी नो कि x ऑफ 0 के ऊपर आवर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट एंड t ऑफ 0 के ऊपर आवर इनिशियल वेलोसिटी इज x नॉट डॉट. तो x नॉट तो हमें पता है. अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टू गेट x डॉट. ठीक है. अब ये जो डेरिवेशन है, प्लीज ट्राई दिस. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. आपको सिर्फ ये देखना है कि दिस बिकम्स योर u एंड दिस बिकम्स योर v. और आप जो u v का फॉर्मूला लगाते थे, वो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा कि u डैश v प्लस v u डैश, यानी कि आपको पहले एक का डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेना है. कोई मुश्किल काम नहीं है. इट कैन बी इजीली डन. ठीक है. तो
For example, पहला वाला जो केस आएगा, I'll just write the first term here. The first term will be when I'm taking, let's say, the derivative of this exponential term. This will turn out to be, पहले मैं u का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो u का डेरिवेटिव becomes minus zeta omega n because t से multiply हो रहा है, e raised to power minus zeta omega n t, and the function v just appears as it is. तो ये पूरी term same आ रही है, right? Now this entire thing is my x, so this first term becomes zeta omega n x of t, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. और second time मैंने zeta e raised to power zeta omega n t को कुछ नहीं किया, I took the derivative of this bracket, पूरे bracket का derivative ले लिया. इससे cos और sin से एक omega d, जाहिर है जब मैं derivative लूंगा बाहर आएगा, because sin omega t के derivative में omega d बाहर आ रहा है, cos में भी बाहर आ रहा है, that omega d is written here. So you can try this derivation, it's not difficult, but आपको ये करके देखना चाहिए जरूर. Now once I do get this thing, I can then start applying my initial condition. So x of t की initial condition is fairly straightforward. तो जब मैं x of 0 अप्लाई करूंगा, तो मैंने ये अप्लाई करना है, तो मेरे रिजल्ट्स ये निकल के आएंगे, ठीक है. बस इसमें अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी आर गेटिंग दिस थिंग, बट दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग व्हेन वी पुट आवर इनिशियल कंडीशंस इन द सिस्टम. x of 0 is fairly straightforward, ठीक है. प्लीज डू ट्राई दिस अगेन, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ये कैसे हो रहा है, बट डू ट्राई दिस योरसेल्फ एज वेल. e raised to power minus zeta omega n times 0, e raised to power 0 becomes 1, ठीक है, this becomes 1. a1 cos 0 becomes a1, and a2 sin 0 becomes 0. So this becomes very straightforward, this becomes your a1. x dot of 0 के अंदर, now here you have to actually do a little bit more work, because आपके पास x dot के अंदर x of t भी आ रहा है, तो x dot के अंदर डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, which is appearing here as well. सही. तो अगर मैं सेम काम इधर करूं, तो वी हैव माइनस जीटा ओमेगा n, x of 0 is x नॉट, ठीक है, प्लस ओमेगा d exponential raised to power 0 becomes 1, and inside the parentheses we have minus a1 sin 0 which becomes 0, and a2 cos 0 which becomes a2, ठीक है. तो you can rearrange all of this, and this is x naught 0, x dot 0, right. So you can rearrange this to find a2. So a2 becomes x dot 0 plus zeta omega n x naught, which is written here, x dot 0 plus zeta omega n x naught divided by omega d, and you get a2. अब बाकी हमने इसमें से जो चीजें निकालनी होती है कि हमें x निकालने हैं और phi निकालने हैं, वो इन टर्म्स ऑफ a1 और a2 डिफाइंड है, कि x भी इन टर्म्स ऑफ a1 a2 डिफाइंड है, और हमारे पास phi और phi नॉट भी इन टर्म्स ऑफ a1 and a2 डिफाइंड है, तो वी कैन फाइंड दोस, राइट. कोई क्वेश्चन है बेटा? प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ओके, नाउ ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है. अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ a1 और a2 को प्लग इन कर दिया. तो दिस इज अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin. हमने कंबाइंड सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, अलग अलग की फॉर्म में दिया हुआ है. दिस इज द एक्चुअल रिस्पॉन्स, ठीक है. अब ये हमारा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है. देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर, ठीक. तो इसको लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट स्लाइड. इसके अंदर मैंने सारी चीजें जो है वो एवरीथिंग इज हाईलाइटेड एंड वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. हमारे पास सबसे पहले हमारे जो रूट्स हैं, दे आर माइनस जीटा ओमेगा n प्लस I omega d. J लिखा है, I लिखे हैं. We have talked about this. J can also be used for an imaginary number, ठीक है. So these are complex roots. तो अगर हम इसको complex plane के अंदर प्लॉट करेंगे, complex plane ये होती है कि real is x axis, imaginary y axis. If we plot this, the real part is negative, so we are on the left hand side, because positive real is on this side and positive y is up, ठीक है. और हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक हमारे पास नेगेटिव के साथ आ रहा है, एक हमारे पास पॉजिटिव के साथ आ रहा है. तो पॉजिटिव वाला जिसमें पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज अबव द रियल एक्सिस, एंड नेगेटिव वाला इज बिलो द रियल एक्सिस. दिस इज नोन एज अ कॉन्जुगेट पेयर.
आपके जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आते हैं दे ऑलवेज अकर इन टर्म्स ऑफ पेयर्स, इन जिसमें रियल पार्ट सेम रहता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा होता है। तो दिस इज अ कॉन्जुगेट पेयर, सही है। तो ये आपके रूट्स हमेशा इसी फॉर्म में निकलेंगे। गेट दिस इन कंट्रोल्स एज वेल। उधर भी यही होगा कि आपके पास दो रूट्स आएंगे, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं दे विल ऑलवेज अकर इन पेयर्स, एक नहीं आएगा खाली, ठीक है। अब द सेम रूट्स आर अपियरिंग इन योर इक्वेशन एज वेल, ठीक है। जो आपके पास रियल पार्ट है zeta omega n that is appearing here, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट कॉजेज योर एम्पलीट्यूड टू डाई आउट, ठीक है। तो अगर ओमेगा एन सेम है, ओमेगा एन अगर आपका बिकॉज ओमेगा एन वी डोंट कंसीडर कि ओमेगा एन की वजह से सोल्यूशन डाई आउट हो रहा होगा तेज, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, आपके पास हर ऑसिलेशन के अंदर आपका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा। तो इफ यू जस्ट इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, तो यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम नंबर ऑफ साइकिल्स मच फास्टर। तो अगर आपके पास जीटा सेम है और ओमेगा एन को मैं तेज कर दूं, तो हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर? तो स्टार्टिंग एट हियर 1 2 3 4 5 6 7, तो आई माइट गेट समथिंग लाइक दिस। तो आई माइट गेट a much steeper curve if I just increase my omega, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेंगी, अगर मेरा जीटा कांस्टेंट है तो मेरी नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेंगी। ओमेगा एन इंक्रीज करने से द ऑसिलेशंस आर जस्ट गोइंग टू अकर फास्टर। तो इसलिए आपका ये वाला कर्व है, ये जीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। दिस इज द डैम्पिंग रेशियो, दिस इज योर डैम्पिंग, एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि हाउ फास्ट यू आर गोइंग अबाउट योर ऑसिलेशंस। आप जितनी ज्यादा डैम्पिंग करेंगे आपका एम्पलीट्यूड उतना क्विकली डिके होगा। आप जितनी ज्यादा डैम्पिंग होगी तब भी आपका एम्पलीट्यूड डाई आउट जल्दी होगा, अगर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तब भी आपका एम्पलीट्यूड डाई आउट जल्दी होगा, ठीक है। ये जो आपके पास कर्व है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। अगर मैं हाल इसको प्लॉट कर दूं तो दिस आपकी जितनी भी ऑसिलेशंस हो रही हैं सिस्टम की, दे आर ऑल अकरिंग विद इन दिस एनवेलप। तो आपकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड जो है हर दफा इस कर्व को आकर टच करता है एंड देन इट कम्स बैक। तो दिस इज just showing you what the magnitude of your oscillations are at every time, ठीक है। तो हर टाइम के ऊपर हर दफा आपका जो भी when your curve goes back up, तो आपका एम्पलीट्यूड जो है रिड्यूस होता जा रहा है हर दफा। दिस इज द एक्सपोनेंशियल डीके कर्व, सही। और दिस इज नॉट योर एक्चुअल सिस्टम। ये नहीं है कि ये तो इट इज जस्ट रिड्यूसिंग, देयर आर नो वाइब्रेशंस इन द सिस्टम, देयर आर वाइब्रेशन इन द सिस्टम, बिकॉज आपका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है, दिस इज द एक्चुअल रिस्पॉन्स, सही है। बिकॉज आपका सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है बट योर एम्पलीट्यूड इज रिड्यूसिंग, सही हो गया। तो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस ग्राफ, बट जस्ट लुक एट इट अगेन, थोड़ा सा समझें इसको। की चीजें जो इसके अंदर है वो ये है कि आपका जो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन योर डैम्पिंग एज वेल एज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड ये सिस्टम इज स्टिल वाइब्रेटिंग बट द एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम, ठीक है। की टेकअवेज ये हैं इसके, ओके। आई हैव टू स्टार्ट क्रिटिकल डैम्पिंग, बट अब लेस देन 2 minutes रह गए, तो इट वुड बी बेटर कि वी जस्ट रीजॉइन and we can start this topic when we rejoin, ठीक है। तो please I'm going to disconnect everybody, just right, so let us continue. Case 2 जो हमारा होगा, that would be when your zeta becomes equal to 1, right? This becomes our critical damp system. इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें when zeta becomes equal to 1, आपका जो सेकंड टर्म में this becomes equal to 0, which means कि आपके पास प्लस माइनस 0 की टर्म आ रही होगी। तो you get 2 roots and both of them are actually just equal to minus zeta omega n, and zeta is equals to 1, so you get just minus omega n, ठीक है, since zeta is equal to 1, ठीक हो गया। तो अब आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों सेम है, ठीक। फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम जिसके ये रूट्स आते हैं, we call them real and repeated roots, ठीक है। इसका solution, we can't just say कि our solution is c1 e raised to power minus omega nt plus c2 e raised to power minus omega nt. We can't do that because this just becomes 2c which is us,
बेसिकली अगर आप C1 C2 को सेम ले लें, या फिर आप ये कह दें कि C1 plus C2 ले लें, and this becomes e to the power minus omega nt, and this just can be taken a single constant c. So this is not a solution actually. So what has been reported, what has been found out already, and we are using a solution for real and repeated roots which is already present in books. Okay, and that solution was found by D. Lambert. Okay, and this इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली ये कर रहे हैं, when you have real and repeated roots, instead of saying कि आपके पास c1 e to the power minus सॉरी zeta नहीं आएगा, minus omega nt आ रहा है, plus c2 e to the power minus omega nt आ रहा है, तो for with one of them we multiply t as well, time we multiply करते हैं. This you don't need to derive this thing, this is an already established solution and we are just using this. So you just know we are using a known solution for real and repeated roots. ठीक है, और c1 plus c2t multiplied by e to the power minus omega nt. आपके पास इनिशियल कंडीशंस आपको अप्लाई करनी होंगी, एंड हाउ वी डू दैट अगेन यू नीड टू वर्क ऑन दिस कि आप ये हाउ डिड वी गेट c1 एंड c2 हमने कैसे निकाला. निकालने के लिए अगेन आपके पास x है, आपको x डॉट निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड x डॉट ऑफ t. उसके लिए अगेन यू हैव टू फंक्शंस ऑफ टाइम, एक आपके पास c1 plus c2t है और एक e to the power minus omega nt है. uv का अगेन यू हैव टू फंक्शंस, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगा के यू हैव टू फाइंड इट आउट कि फर्स्ट आप पैरेंथेसिस का डेरिवेटिव ले लें तो यू एंड अप विद c2 e to the power minus omega nt. नेक्स्ट टाइम आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लें तो यू हैव c1 plus c2 t multiplied by minus omega n e to the power minus omega nt. ठीक है, you get these two equations. इनके अंदर we will need to simply plug in our time equals to 0, x के अंदर भी velocity के अंदर भी, when we say plug in t equals to 0 in equation for x, we get x naught equals to, this becomes 0, this becomes 1, so x becomes c1 becomes simply x naught, ठीक है, which is appearing here. और सेम काम आपको इधर भी करना पड़ेगा. अब आपके पास c1 ऑलरेडी पता है तो this becomes x naught, और आप इसमें भी वही चीज प्लग इन करेंगे तो this becomes c2, exponential becomes 1, time becomes 0, तो this goes away. ठीक है, तो c2t becomes 0, तो कुछ भी नहीं करना, minus omega n multiplied by x naught, because this exponential also becomes 1, so you have x naught multiplied by minus omega n, and this is x naught dot, यहाँ पे visible नहीं हो रहा, but this is, let me write it on the other side here, so let me just write it here. So what you get is this thing here, x, तो ठीक है, तो इसको आप रीअरेंज करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट c2 as well, which becomes आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ओमेगा एन x naught, which is given here. सही है, तो आप यू कैन ऑलवेज डिराइव दिस. तरीका क्या होता है, आपके पास x का सॉल्यूशन पता होगा, डेरिवेटिव लें, वेलोसिटी निकालें, दोनों के अंदर इनिशियल कंडीशंस को प्लग इन करें, जो भी अननोन्स है वो निकाल लें. दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट. सही है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स की हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बात कर ली. तो these are the systems with minimum amount of damping which result in aperiodic motion, यानी कि no vibrations. ठीक है, this is the case which separates oscillating systems with from non-oscillating systems. That is why they are known as critical, because slight decrease in damping will cause the system to start vibrating. ठीक है, बिल्कुल, this is the boundary between vibrating and non-vibrating systems. सही है, इनका रिस्पॉन्स कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल you have two roots, both of them are minus omega n. ठीक है, तो minus omega n, तो these are known as real and repeated roots. कोई imaginary part नहीं है, both are real, and there are two roots here. These are called real and repeated roots. सही, रियल एंड रिपीटेड रूट्स के लिए आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डीके कर्व. ठीक है, इट्स एन एक्सपोनेंशियल डीके. आपका सॉल्यूशन, इफ यू रिमेंबर, इज तो आपके पास एक्सपोनेंशियल डीके की टर्म आ रही है, e to the power minus something which becomes an exponential decay. ठीक है, you have to remember के
when we say that system is not vibrating, essentially what we mean that the system is not going on the other side of equilibrium. तो अगर मैं एक simple mass spring system ले लूं, this thing oscillates like this, ठीक है, अपनी equilibrium के दोनों तरफ. But if I add a damping here, if I add a damper here, this becomes your damping. Depending on your response, this is your equilibrium position. Your response and this is your time axis as well. ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो you could have a response like this, यानी कि आपका response जो है वो decay कर रहा है. This is a possibility. Second case ये है कि आपका response simply start हो एक point से and it comes to this equilibrium position. If it crosses the equilibrium line, यानी कि सिर्फ एक दफा भी अगर it crosses like this and comes back, this means your system is still oscillating, because oscillations में you cross the equilibrium position. आप एक साइड से दूसरी साइड equilibrium position को cross करते हैं. If the system is not vibrating, then you will have something like this. So you will start on one side and you will not go to the other side. You will just simply come back to the equilibrium position without any oscillations. और अगर मैं damping को और बढ़ा दूंगा तो this might take longer, but it will still go like this. It will not cross the equilibrium line. ठीक है, just remember this कि no oscillations का मतलब ये होता है कि you are not crossing your equilibrium position. आप उसको cross नहीं कर रहे. ठीक, that is why we are showing it like this. It will eventually just come back and join your equilibrium line like this. ठीक है, just remember this thing. This thing is important. Now, एक और केस हमारे पास है which is an overdamped system, और इस केस में we have हमारे ये starting वाले रूट्स हैं बिल्कुल. ठीक है, this is what we just found out at the very start. ठीक है, इसमें हमने फिर कंडीशन लगाई थी कि अगर zeta less than 1 हो तो क्या होगा, zeta equal to 1 है तो क्या होगा. अगर zeta more than 1 है then you don't need to do anything about this. ठीक है, these will result in two roots. ठीक है, तो this will be positive if zeta is more than 1. सही है, which means कि you get two roots S1 and S2 and both of them are positive. आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, व्हिच मींस कि आपके पास रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं. दिस एंटायर थिंग इज रियल एंड दिस एंटायर थिंग इज रियल. राइट, अब इसके लिए वी कैन गो अबाउट इट इन अ सिमिलर वे. हमें C1 C2 निकालना है, इसकी डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल होती है. दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू ट्राई एंड डू दिस, बट so of course you can go ahead and try this. इसमें कोई लंबी हो जाएगी डेरिवेशन थोड़ी सी इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करने की, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट लॉन्ग. ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस थिंग. करना क्या है, आपको डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव लेंगे तो ऑफ कोर्स जो भी एक्सपोनेंशियल के साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो निकल के बाहर आ जाती है एंड यू गेट द एग्जैक्ट सेम थिंग अगेन. तो आपके पास आपको इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यू विल हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर x डॉट, and then you apply your initial conditions at x and x dot. इस केस में होगा क्या, इस केस में you are going to get two equations. ठीक है, you will get two equations in two variables C1 and C2. उनको simultaneously solve करना होगा to get your constants C1 and C2, and C1 and C2 come out to be fairly complicated. That's why I'm not asking you to try and do this. All of this from an application point of view, आपको इनमें से कोई भी चीज हर दफा डिराइव नहीं करनी. अगर हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें we are saying के we have to derive this, then you of course have to do it, but when you have to apply it, then all of this will be also available in a formula sheet, और आपके पास सब slides available होंगी, तो all of this is available to you. ठीक है, which means कि you can just directly look at it and you can apply the formula. आपको कुछ भी नहीं करना, उसको बार बार डिराइव नहीं करना अप्लाई करने के लिए. इट्स ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू यूज इट. तो C1 और C2 की डेरिवेशंस को आई एम नॉट एनफोर्सिंग यू टू ट्राई दिस. ठीक है, बट इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस. इसमें कोई मसला नहीं है. C1 और C2 दे जस्ट टू वेरिएबल्स एंड यू गेट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस. यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. ठीक है, एंड यू गेट द आंसर. एनीवेज, हुआ क्या, आपके पास ओवरडैम्प्ड सिस्टम है
जैसे जैसे जीटा बढ़ रहा होगा तो मैं डिक्रीजिंग जीटा का यहाँ पे लाइन बनी हुई है, इंक्रीजिंग जीटा इज लाइक दिस। तो इंक्रीजिंग जीटा का मतलब ये कि डैम्पिंग आप बढ़ा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग जीटा इज दिस थिंग। सही है। जैसे जैसे आप डैम्पिंग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे द सिस्टम इज टेकिंग लॉन्गर टू रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। You have to see that there are still no oscillations in the system. It is not crossing the equilibrium line. ठीक है? The roots are real and distinct because we call them distinct roots because they are two roots and they are not the same. So we call this type of roots real and distinct roots. जैसे ही आपके पास real और आप now if you think about this, as soon as you get an equation, you can just check its roots and from the roots you can identify the type of response. अगर आपके पास roots complex निकल के आ रहे हैं, then you have an underdamped system. अगर प्योर इमेजिनरी निकल के आ रहे हैं देन यू हैव एन अनडैम्प्ड सिस्टम। अगर दो रूट्स आ रहे हैं और दोनों रिपीटेड है, सेम रूट दो दफा आ रहा है, देन यू हैव अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। और अगर आपके पास दो रियल रूट्स आ रहे हैं बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन यू हैव एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करने के लिए वी जस्ट नीड टू लुक एट द रूट्स। ठीक है, एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल्स एज वेल, कि आपको सिर्फ रूट्स देखने होते हैं। फ्रॉम द रूट्स वी कैन से a lot about the type of response we are going to get. सही है? तो we're going to stop here. I have a couple of slides, but our time is up, so we're going to stop here. Next time around, we're going to talk about the phase plane representation of damped systems, and then we are going to just look at some basic responses. इसका मैं कोड भी आपको दे दूंगा MATLAB का, just to try it out, and then we'll move on to our next topic. ठीक है? तो let's just end this here. And if you have any question, you can ask me. I'm here. Otherwise, you're free to leave. Okay, so let's end this lecture. Inshallah, on Tuesday, we're going to continue with this. Monday ko question answer session hai for section A. Please bring your questions. Don't let it hang around. ठीक है, ज़्यादा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं, please, I'm going to be here, but nobody shows up for any questions. तो कोशिश करें, पूछ लें. Treat it like an office hours thing. ठीक है, कोई भी question हो, please bring it up and ask me. Thank you very much. Assalamu alaikum.